डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला पे, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए होने वाला है। जबकि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे मिरर फार्मूला पे ही, लेकिन वो हमारा कॉनकेव मिरर के लिए था। नॉर्मली हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन इसी फार्मूले को, सेम फार्मूले को कॉनकेव मिरर के लिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, बट इसी को आज हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज दैट मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी आउटर सरफेस स्मूथ यानी रिफ्लेक्टेड है और इनर सरफेस पॉलिश्ड होगी। इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड है यानी स्मूथ है। दैट इज कॉल्ड M1 M2 अ कॉन्वेक्स मिरर। सपोज दैट अगर ये टोटली स्पेरिकल शेप में होता तो इसका सेंटर पॉइंट इस साइड जाता, दैट्स मीन्स राइट साइड इसका सेंटर पॉइंट होगा। मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। पोल एंड सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, जो कि नॉर्मली हम एक ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश, क्लियर। यहां से एक लाइट रे लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही है। एज यू नो, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मली आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर वाले लेक्चर वीडियो में कि कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि ये लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होके जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को फोकल पॉइंट टिकल करते हैं। अब फोकल पॉइंट अगर उसको टिकअप करते हैं, इस केस में यहां इसके राइट साइड ये लाइट रे जा नहीं सकती क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इसका इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस के लिए ये रिफ्लेक्ट होके यूं वापस चली जाएगी, क्लियर। लेकिन जो कॉनकेव मिरर था उस केस में क्या हुआ था, ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास हो रही थी उस पॉइंट को मैंने फोकल पॉइंट कंसीडर किया था, इसलिए इसको इमेजिनरी फॉर्म में लाइट रे को लेके आते हैं और ये इस प्रकार से लाइट रे आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती उसको हम फोकल पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी फॉर्म में लेके आए, क्योंकि रियल लाइफ में और रियलिटी में ये लाइट रे कभी इधर नहीं आ सकती, क्लियर। आफ्टर इट दैट आपको मालूम है कि फोकल पॉइंट को मैंने यहीं पे क्यों कंसीडर किया। इसका बेसिक रीजन है, जो फोकल पॉइंट होता है वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों का जस्ट मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मींस दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, क्लियर। आपने फॉर्मूला भी रीड किया है, F इज इक्वल टू R/2, क्लियर। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है और रेडियस क्या होगा, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो टोटल डिस्टेंस है। आपको मालूम है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्ट करना कंपलसरी है। और टू रेज के लिए फर्स्ट रे तो हमारे पास ये हो गई, सेकेंड रे हमारी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एज यू नो, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, इस केस में वो सेम एंगल से वापस आती है, सेम वे वापस आती है। दैट्स मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इस केस में आई की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है और ये सेकेंड रे जो हम लेके आते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है, ये रे 90 डिग्री के एंगल से आती है। इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री के एंगल का वर्क करेगी। हम 90 डिग्री किसको कंसीडर करते हैं, जैसे ये सरफेस है इस पर 90 डिग्री, तो एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल। सपोज दैट इस पे 90 डिग्री डालना है, इस पे 90 डिग्री लाइन लाने के लिए क्या हम रे को इस तरह लेके आएंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन पे अगर 90 डिग्री फॉर्म करना है तो इस तरह से लाइट रे को या रे को लेके आना पड़ेगा लाइन को। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट, कॉनकेव मिरर की इंफॉर्मेशन से आप टेकअप करिए कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है सेम वे रिटर्न होती है, तो ये इनसाइड तो अब जा नहीं सकती क्योंकि इनसाइड रिफ्लेक्टेड सरफेस हमारी इनसाइड तो है नहीं, वो तो आउटसाइड है। इनसाइड क्या है, इनसाइड हमारी पॉलिश्ड सरफेस है। इस केस में ये सेम वे रिटर्न होगी बट इमेजिनरी फॉर्म है। इमेजिनरी फॉर्म में इसको हम क्रॉस करेंगे इस तरह से और दोनों जहां भी रिफ्लेक्शन दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी
इमेजिनरी फॉर्म में वही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आई डैश। ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्ट को हम कंटिन्यू ओ कंसीडर करते हैं और इमेज के लिए हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। तो मेरे पास ओ डैश ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगर हम बेसिकली डिस्टेंस कंसीडर करने की बात करें तो देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश, इमेज क्या है, आई डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के लेफ्ट साइड, और इमेज कहाँ है, मिरर के राइट साइड। ऑब्जेक्ट का साइज ये और इमेज का साइज ये, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी है, लेस देन है। आफ्टर इट दैट लाइट रे हमारी इंटरसेक्ट नहीं की, मैंने साजिश करके इंटरसेक्ट कराई, दैट्स मींस इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल, दैट इज नॉट टू कॉल रियल इमेज, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। आफ्टर इट दैट ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड फॉर्म हुई, दैट मींस कि आपकी जो इमेज है वो कैसी हो गई, बताइए, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। इसका सीधा सा आपका आंसर होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट। पॉइंट बी नोटेड। आफ्टर इट दैट अब हम डिस्टेंस कंसीडर करने की बात करें तो मिरर में सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल पॉइंट से। पोल पॉइंट मींस पोल टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल टू इमेज, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ image. Pole to focal point, that is called the distance from pole to focal point is a focal length. Pole to center of curvature, that is called radius. स्मॉल और एक स्मॉल आर और कैपिटल आर बोथ यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। चलिए कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्राइंगल की नीड होगी और बेसिकली जो फर्स्टली हम लोग ट्राइंगल टेकल करने वाले हैं, दैट मींस फर्स्ट ट्राइंगल होगा ओ डैश सी, क्लियर। आफ्टर इट दैट सेकेंड ट्राइंगल हम यहां से डेवलप करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल ओ डैश सी एंड आई डैश सी। जो सेकेंड ट्राइंगल आई डैश सी एंड आई डैश सी, इनको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ के केस में ओ डैश सी, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। सेकेंड ट्राइंगल है आई डैश सी। आई डैश सी, इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट है उसको हम एज ए एंगल कंसीडर करेंगे। सी पॉइंट बोथ में कॉमन है। अब दोनों ट्राइंगल को जब आप ध्यान से नोटिस करोगे दोनों आपको सिमिलर ट्राइंगल लगेंगे और सिमिलर ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन होता है, सेम साइड्स का रेशियो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होता है। दैट्स मींस लिखेंगे ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। इस केस में इनके सेम साइड्स का रेशियो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होगा। दैट्स मींस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। इसके एंगल के फ्रंट में परपेंडिकुलर, एंगल के फ्रंट में परपेंडिकुलर, दैट्स मींस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। बेस मींस सीओ, बेस मींस सीआई। अब इसमें पॉइंट ये आता है किसकी वैल्यू को न्यूमरेटर बनाना है और किसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर बनाना है। इसके लिए आपको एक बेसिक पॉइंट लर्न करना पड़ेगा। जो ट्राइंगल साइज में आपको ग्रेटर देन दिख रहा है दैट इज यूज्ड एज अ न्यूमरेटर, एंड जो ट्राइंगल आपको लेस देन दिखेगा उसको आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। आफ्टर इट दैट फिर से हमें दो ट्राइंगल फॉर्म करने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, इस पॉइंट पर स्ट्राइक की, इसको हम पॉइंट ए सपोज करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे पॉइंट ए। एक यहाँ पे पॉइंट आपको नोटिस करना है कि यहां से आपके मिरर की जो सरफेस है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये यहां से कर्व फॉर्म में है। कितना कर्व है, मिनिमम कर्व है। मिनिमम कर्व मींस अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करें, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करें तो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन से ये पता चल रहा है कि दोनों के मिड की डिस्टेंस क्या है। परपेंडिकुलर लाइन मींस इसको हम एज अ नॉर्मल सपोज कर लेते हैं एन। एन पॉइंट पी पॉइंट से कितना फार है, नथिंग, समथिंग है, दैट इज मींस हम इसको एन इज इक्वल टू पी यूज कर सकते हैं।
कॉन्सेप्ट में एन के पॉइंट पे पी और पी के पॉइंट पे एन को मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग जो ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं वो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ए एन एफ। सेकेंड ट्रायंगल क्या होने वाला है, आई आई डैश एफ। लिखेंगे ट्रायंगल ए एन एफ एंड आई डैश एफ आर सिमिलर ट्रायंगल। इनको भी फॉर्म कर देते हैं ताकि आप बेस्ट तरीके से समझ सको। ए एन एफ, ए एन एफ, क्लियर। सेकेंड ट्राइंगल आई डैश एफ, दैट्स मीन्स आई डैश एफ। इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, एफ एफ कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट को ही एज अ एंगल कंसीडर करेंगे। यहां भी एफ को एंगल, यहां भी एफ को एंगल। एंगल के फ्रंट की साइड, अच्छा इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, एक मिनट रुक जाना। यहां पे आपको परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर तो मिल गया था, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस अपॉन बेस। तो इससे आपको हाईलाइट कर देते हैं, आप बेस्ट तरीके से समझ जाओ। यहां पे अगर तीसरे टर्म को भी इन्वॉल्व करना होता, इस केस में इसको मेंशन करते हैं हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, इसके इक्वल में और लिख सकते हैं, दैट्स मीन CO डैश अपॉन CI डैश। बट इसका बेसिकली यूज नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म में LHS RHS की नीड होती है, तो बोथ मेरे पास है। ओके, नो इशू। आफ्टर इट दैट यहां पे अगर इस पॉइंट को टेकल करें तो एफ को एज अ एंगल कंसीडर किया। एंगल के फ्रंट की साइड दैट्स मीन्स परपेंडिकुलर, एंगल के फ्रंट की साइड दैट्स मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स AN अपॉन II डैश, AN अपॉन II डैश इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। मार्कर चेंज कर देते हैं, बेस अपॉन बेस, NF अपॉन IF, NF अपॉन IF। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज आल्सो इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। फाइनली हम लोग यहां पे वैल्यू कुछ पुट करेंगे, बट उससे पहले कुछ आपको पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा। फर्स्टली AN मींस द डिस्टेंस फ्रॉम A to N, A to N is also equal to OO dash, मींस AN को हम नॉर्मली यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, AN को OO dash नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें लर्न करके रखना है और बहुत ही ध्यान से समझना है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिफाइन किया था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग N को P और P को हम N मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस जो भी हम मिरर में मेजर करते हैं वो पोल पॉइंट से मेजर करते हैं। दैट्स मीन्स हियर N is also equal to P। ओके, AN के पॉइंट पे हमें मेंशन करना है OO डैश अपॉन I डैश ऑलरेडी है, N को हम मेंशन करेंगे P, दैट्स मीन्स NF इज इक्वल टू PF अपॉन IF को यूं ही होल्ड करो। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट सिचुएशन अगर आपको क्लियर है तो सेकंड फॉर्मेशन को यहां से नोटिस करना है। सेकंड फॉर्मेशन में भी मैंने सेम 2 ट्रायंगल लिए, फर्स्ट फॉर्मेशन में भी 2 ट्रायंगल लिए। इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। इसमें सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इक्वेशन 1 मिला है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट अप्लाइड करके हमें इक्वेशन 2 मिला है। यहां पे क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन यहां डेवलप हुआ है, इस केस में AN को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो OO डैश, दैट्स मींस AN को मैंने OO डैश लिखा। इसका रीजन क्या था कि मैंने रिप्लेस क्यों किया, इसको रिप्लेस करने का बेसिक रीजन अब आपको दिख रहा होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से फोकस करिए। LHS के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि RHS भी RHS के इक्वल होगा। ओके, वापस आइए, यहां पे आपको देखना यह है कि AN को मैंने O डैश मेंशन किया और N को क्या कर दिया P, क्योंकि हमें आगे फ्यूचर में इसकी नीड थी। दैट्स मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, LHS इक्वल LHS, then RHS also is equal to RHS। इस इक्वेशन का RHS दैट्स मीन्स CO अपॉन CI, ओके, इज इक्वल टू
PF अपॉन IF। अब इन पॉइंट्स को आगे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको बोर्ड पे फोकस तो करना ही है, साथ में आपको बेसिक पॉइंट को समझना भी है। CO मींस द डिस्टेंस फ्रॉम C to O, CI मींस द डिस्टेंस फ्रॉम C to I, PF मींस द डिस्टेंस फ्रॉम P to F, IF मींस द डिस्टेंस फ्रॉम I to F। बट आपको मालूम है कि मिरर में सारी की सारी डिस्टेंस मेजर कहां से करनी, पोल पॉइंट से। पोल पॉइंट से मेजर करने के लिए इस सिचुएशन में हमें पोल को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, और पोल पॉइंट हमारा इन्वॉल्व कैसे होगा, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से और देखना है। पोल पॉइंट को इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इससे डिस्टेंस की क्राइटेरिया को हम P के रेंज में फॉर्मेट को डिफाइन करेंगे। CO मींस CO द डिस्टेंस फ्रॉम C to O, CO इसको मेंशन करना है। बट एक कंपलसरी पॉइंट है, वो कौन सा, P, क्योंकि हमें सारी की सारी डिस्टेंस P से मेजर करनी है। डायरेक्ट C to O कोई डिस्टेंस नहीं है, नो वन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्टली C to O। सो C to O तो जाना है, बट किससे होके जाना है, P, तो इसमें P को भी इन्वॉल्व करेंगे। आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब हमें टोटल CO डिफाइन करना है, तो कितना हुआ, हमें नहीं लगता कि अभी भी आपको बताने की और गाइड करने की नीड है। टोटल डिस्टेंस 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर, दैट्स मींस PO + PC, आई एम राइट, PO + PC = CO। टोटल डिस्टेंस CO और टोटल डिस्टेंस कितनी, PO + PC, इतना इतना डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। दैट्स मींस हम CO को अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, PC + CO, सॉरी PO। फिर से देखो, CO की नीड है टोटल डिस्टेंस, दैट्स मींस PO + PC, क्लियर। इन दोनों डिस्टेंस को अगर ऐड कर देंगे सेपरेट करके, तो बात तो एक ही है। ये वही बात होगी कि अलग अलग टीचर क्लास में आते हैं और सेम वैल्यू को अलग अलग तरह से डिफाइन करके जाते हैं। सपोज दैट एक टीचर ने बोला 10, अनदर टीचर आया 9 + 1, नेक्स्ट टीचर ने 11 - 1, एक और टीचर आते हैं वो 5 × 2, फिर और टीचर आते हैं 4 × 2 + 2। सबका एक ही तो मैग्नीट्यूड आएगा, सबका आंसर तो एक ही है। ओके, CI, C to I, हमें CI को तो इन्वॉल्व करना ही करना है, बट क्योंकि C to I डिस्टेंस की नीड है, लेकिन कंपलसरी पॉइंट क्या है, P। अब बताओ आप CI को P से रिलेट करके कैसे लिखोगे। सपोज करो कि एक क्वेश्चन है, उसमें टोटल डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, इतना डिस्टेंस आपकी 6 सेंटीमीटर है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, टोटल 10 है, गिवन 6 है, रिमेनिंग कितना बचा, 10 - 6 = 4 सेंटीमीटर। दैट्स मींस आपने क्या किया, टोटल कितना है, PC, P2C, दैट्स मींस P2C डिस्टेंस, PC - PI। टोटल से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा CI, यानी कि CI को हम मेंशन कर सकते हैं PC - PI इक्वल। आप इसको रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पा रहा हो। PF, आपको मालूम है कि डिस्टेंस तो हमें P से मेजर करनी है, इसलिए हम PF को रिप्लेस करके अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें P ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आफ्टर इट दैट IF, दैट्स मींस द डिस्टेंस फ्रॉम I to F, I और F, और इन्वॉल्व कहां, किस पॉइंट को करना है, P को, दैट्स अ कंपलसरी पॉइंट। IF की नीड है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस, चलो इसको 4 कंसीडर कर लो इस बार, इतना 4 है, टोटल 10 है, रिमेनिंग कितना हुआ, 6। क्या किया आपने, किया ये कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या था, IF की नीड थी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी, इतना डिस्टेंस, तो हम टोटल से इसको सब्ट्रैक्ट किए, टोटल 10 था, इतना कितना था, 4, यानी PF - PI, PF - PI। टोटल डिस्टेंस से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें अननोन डिस्टेंस पता हो गई, बट यहां पे वैल्यू के फॉर्म में तो इसको मेंशन नहीं करना था, अनदर हमें इस तरह से लिखना था इसको। आफ्टर इट दैट क्या करना है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमें सारी वैल्यू को पुट करना है, और साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी का ही रूल है, यहीं से इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बट आंसर सेम रहेगा जो हमारा कॉनकेव मिरर की फॉर्मेशन में आया था।
सबसे पहले हमें इस पॉइंट को देखना पड़ेगा, यहां पे पीसी प्लस पीओ है, दैट्स मींस आपको साइन कन्वेंशन में आपने रीड किया है कि पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी डिस्टेंस नेगेटिव साइन, पोल पॉइंट से राइट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव साइन से कंसीडर करते हैं। इस केस में P से इस साइड लेफ्ट साइड चलेंगे तो U किसका आएगा, नेगेटिव, बाकी सारी डिस्टेंस सारी पॉजिटिव ही रहेंगी। ओके, चलो वैल्यू पुट करो। PC मींस द डिस्टेंस फ्रॉम P टू C, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू C इज इक्वल टू रेडियस दैट इज कॉल्ड माइनस R और प्लस R। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, वहां निगेटिव आया था क्योंकि वो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस थी, यहां क्लियर है ना, राइट साइड डिस्टेंस है। प्लस R प्लस PO means the distance from P to O, that is called U, the distance of object, but ये distance left side है इसलिए नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। ये प्लस तो फॉर्मेट वाला है, PO की वैल्यू नेगेटिव आई है। PC फिर से रिपीट हो रहा है, PC means the radius, that is called minus R और प्लस R। आर यू कंफ्यूज्ड, जस्ट रिटर्न, ये फिर भी प्लस का ही होगा, घबराइए नहीं आप। माइनस PI means the distance from P to I, that is called V means पॉजिटिव V। PF the distance from P to F, right side की all distances are become positive, so PF means the F is also positive। PF repeated हो रहा है, प्लस F माइनस PI means the distance from P to I is equal to V, that is called plus V। now एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं और ध्यान से फोकस करना है। PC means the distance from P to C, that is equal to radius plus R, plus PO means the distance from P to O कितना है, माइनस U। PC फिर से रिपीट हो रहा है, that is called plus R माइनस PI means the distance from P to I, that is called V plus V। PF means plus F, PF means रिपीट हो रहा है, प्लस F माइनस फॉर्मेट का PI means the distance from P to I, that is called plus B। ओके, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, R के साथ पॉजिटिव साइन है, इसको कंसीडर मत करिए। प्लस माइनस माइनस R प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव साइन को इग्नोर करो, F प्लस माइनस माइनस। एक्चुअली हमें आंसर की जो नीड है वो आंसर है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आप देख रहे हो कि 3 लेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं UVF, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपकी रेडियस है, और इस रेडियस को यहां पे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है आपके पास, फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है, दैट्स मींस कि f को हम r/2 मेंशन कर सकते हैं, तो यहीं से r को हम मेंशन कर सकते हैं 2f, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। r को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, 2f। रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्लियर है ना, क्योंकि यहां पे एक्चुअली रेडियस का कोई रोल नहीं है आंसर में, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्टली आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमें हो सकता है इरेज करना पड़े, फास्ट करिए। ओके, आफ्टर इट दैट यहां पे सबसे पहले हम रेडियस को इग्नोर करने के लिए r इज इक्वल टू 2f पुट करते हैं, इसको रेस कर रहे हैं। ओके, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ना करिएगा, क्योंकि आप परेशान हो रहे होंगे क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग भी बहुत कलाकार हैं, फिरकी लेते हैं, सुबह सब्सक्राइब करते हैं, शाम को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। स्कूल में पीट दो तो फिर तो अनसब्सक्राइब हो ही जाता है, और ना पीटो तो फिर सब्सक्राइब हो जाता है। आप लोग टाइम के साथ अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं। कोई नहीं, फोकस करते हैं, आर की वैल्यू को 2f पुट करते हैं। सरप्राइज तो तब होता है कि शाम को सब्सक्राइबर होते हैं कि सुबह फिर 2 बढ़ जाते हैं, शाम को फिर से वापस वही कम हो जाते हैं रेडियस की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 2f माइनस u। सिर्फ कुछ नहीं, इस सिचुएशन में, ओनली इस इक्वेशन में सिर्फ r की जगह 2f पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में r की जगह 2f पुट करेंगे, माइनस v f अपॉन f माइनस v। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। फर्स्टली f का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 2f माइनस u माइनस v 2f माइनस u। फर्स्टली इस f का टोटल में अपर साइड मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, माइनस v का वापस से किया, इक्वल ये वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इस साइड होगा f 2f माइनस v
नॉर्मली मैथमेटिकल मल्टीप्लाई है। 2f का f में करेंगे 2f स्क्वायर माइनस uf माइनस 2vf माइनस माइनस प्लस uv इक्वल 2f का f में 2f स्क्वायर माइनस vf। हाँ जी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर को क्रॉस करेंगे, फाइनली माइनस uf। एक्चुअली आप सोच रहे हैं क्रॉस क्यों किया, एक्चुअली बीच में इक्वल का साइन है ना, मिड में इक्वल मींस 2f स्क्वायर इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, इस साइड लेके आएंगे नेगेटिव होगा, नेगेटिव मींस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा, सेम वैल्यू है। माइनस uf माइनस 2vf प्लस uv इज इक्वल टू माइनस vf। यहां भी vf है, यहां भी vf है, इस साइड से इस साइड vf लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस uf प्लस uv इज इक्वल टू माइनस vf, ये इधर आएगा प्लस 2vf। 2vf से 1vf चला जाएगा, कितना बचा 1vf, वो भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी और लेस देन कौन सी, ग्रेटर देन मींस 2vf इज द पॉजिटिव वैल्यू, सो हियर रिमेनिंग vf। फाइनली ये मेरा आंसर है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जिस इक्वेशन को रीड करते हो वो तो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है वो, नो इशू। इसको हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम इक्वेशन के बोथ साइड uvf से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड विथ uvf इन इक्वेशन। uvf से डिवाइड यानी uf अपॉन uvf प्लस uv अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। ओके, u से u क्रॉस हो जाएगा, f से f, u से u, v से v, v से v, f से f। जो रिमेनिंग डाटा है वो नोट डाउन करेंगे, माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u। ये निगेटिव वैल्यू उस साइड लेके जाएंगे, फाइनली 1 upon v plus 1 upon u. Final answer. F is a focal length, v is the distance from pole to image and u is the distance from pole to object. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में अभी हम स्क्रीनशॉट लेने का आपको चांस दे रहे हैं, ले लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और हमसे जुड़ना ना भूलें। इफ आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे हाई मार्किंग करनी है, कैसे स्कोर अच्छा करना है, अगर उसके बेसिक आप कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कॉपी में कभी भी नंबर हार्ड वर्क करने से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने से आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, कितना लिखा है, कैसे लिखा है। आप ये सोच रहे हो, एग्जामिनर को पूरा फर्क पड़ता है क्योंकि आपने उन 3 घंटे की प्रोसेस में क्या किया है, कैसे किया है और कितना लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता है तो सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पूरे वर्ष में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पूरे सेशन में आप बैक बेंचर रहे या आप फर्स्ट सीट पर बैठने वाले स्टूडेंट रहे, आप क्लास में डमी स्टूडेंट रहे या आप क्लास में टॉपर स्टूडेंट रहे, आप क्लास में वीक स्टूडेंट थे, कैसे भी स्टूडेंट थे, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है इस बात से आपने 3 घंटे की उस एग्जाम की प्रोसेस में क्या लिखा है और कितना लिखा है और कैसे लिखा है। इसलिए उस कॉपी के बेस्ट मेंटेनेंस और कॉपी के आंसर तो भाई सबको आते हैं, आपको भी आते हैं, लेकिन क्या गारंटी कि ऐसा क्या स्पेशल है कि आपको उस आंसर के लिए सफिशिएंट मार्क मिले। नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? एक बात बताओ, जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका तो आप भी लिख रहे हो, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है उसका तो हर कोई लिख रहा है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में आने वाले एग्जाम के आंसर सारे आपको आ जाएंगे? किसी को नहीं आते हैं। जो आंसर नहीं आ रहा उसको कैसे लिखना है? एग्जाम आपका 3 आवर का जो होने वाला है उसको आप 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट करते हो? 2.5 आवर में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट उसकी प्रोसेस है, उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशन है। अगर उसको रियल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलेंगे जल्दी एक ब्रेक के बाद। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।